हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी यूट्यूब चैनल। और आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो रिसेंट गवर्नमेंट जॉब्स आ रहे हैं हमारे फार्मेसी फील्ड के। उसमें हम देख रहे हैं कि नॉन फार्मा के भी क्वेश्चंस बनने लग गए हैं, और वो भी क्योंकि सिलेक्शंस के लिए जरूरी होते हैं भाई। नंबर पोस्ट का बहुत कम आता है और हमें मौका उसको गंवाना नहीं है, तो उसके लिए हमें नॉन फार्मा को भी फोकस करना जरूरी होता है। फार्मा तो हमें मेनली करना ही है, साथ में नॉन फार्मा को भी आपको फोकस करना है। उसी के लिए हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नॉन फार्मा सीरीज। इसमें जैसे आज का जो हमारा मेन पार्ट है उसमें हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो जनरल केमिस्ट्री होती है हमारी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री नहीं, जो जनरल केमिस्ट्री होती है, याद करो जो हमने 9th 10th में या 11th में पढ़ा था, मतलब अप टू द 10th लेवल का जनरल केमिस्ट्री आपको आता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते थे, हम अपनी पुरानी यादों में जाना चाहिए, वहां से क्वेश्चंस हमें आ जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। 10 हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको डिस्कस करेंगे। नंबर उन क्वेश्चंस का 10 जरूर है, बट वो 10 क्वेश्चंस नहीं है, 10 टॉपिक को हम आपको डिस्कस कराएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चंस बता रहा हूं, बिल्कुल जो पेपर में आते हैं क्वेश्चंस, यही सीरीज रहेगा। इसमें जनरल जितना भी होगा आपका, जनरल फिजिक्स, जनरल बायोलॉजी, जनरल केमिस्ट्री, और इन सब चीजों को वन बाय वन हम पूरा आपको कवर करेंगे। और सबसे पहले बात यही है कि परीक्षा में छपने वाले जो प्रश्न है, जैसे भाई आपका आरआरबी आने वाला है, आपका ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम होने वाला है, कोई भी फार्मेसी एग्जाम है, ज्यादातर एग्जाम्स में अब फार्मा के साथ साथ नॉन फार्मा भी आने लगा है। तो ऐसे एग्जामों को अगर क्रैक करना है ना, तो नॉन फार्मा को एक बार रिवाइज करना है, पुरानी यादों में जाना है बस, और ज्यादा कुछ नहीं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारे परीक्षा में जो छपने वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम जनरल केमिस्ट्री के डिस्कस करेंगे। तो यहां पर लिख रहा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन। और सबसे बड़ी चीज, ये जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है ना, ये फार्मेसी नॉन टेक्निकल के नहीं है। ये कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है ना बच्चा, अगर उसको जनरल साइंस है उसके सिलेबस में, तो भाई ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। तो इनको बहुत अच्छे से अपन को देखना है, इसको अपन वन बाय वन कवर करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, मरकरी नेवर फॉर्म अमलगम विद द। मरकरी जानती है, पूरी दुनिया जानती है ये, कि भाई जो मरकरी होता है हमारा, मरकरी को आपने सुना होगा। बच्चा पूछेगा सर मरकरी क्या है, तो बच्चे के माइंड में तुरंत याद आएगा, साहब मरकरी जो होती है ना, पूरी मेटल हमारी सॉलिड है, मरकरी हमारा लिक्विड होता है। हमें पता है मरकरी पॉइजनस होता है, मरकरी हमारे थर्मामीटर में भी यूज होता था, अब तो डिजिटल आ गया भाई। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ? तो उसका आंसर सिंपल सा है, क्योंकि मरकरी होता है पॉइजनस। तो क्वेश्चन तो हमारा ये है कि मरकरी नेवर फॉर्म अमलगम विद। अमलगम का मतलब होता है हिंदी में चिपचिपा मिश्रण, चिपचिपा मिश्रण बनाता है मेटल से ये, तो उसको अमलगम बोलते हैं। मरकरी कोई भी मेटल से अमलगम बना सकता है, लेकिन मरकरी की हिम्मत नहीं है कि वो इस फॉलोइंग मेटल से अमलगम बना दे। तो वो कौन सी मेटल है, इसका अपन को आंसर देना है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स को अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन तो सिंपल सा है, इसका आंसर आपका आयरन है। मरकरी हमारा आयरन के साथ क्या नहीं बनाता भाई, अमलगम नहीं बनाता। अगर हम मरकरी की बात करते हैं, तो जितने भी हमारे मेटल्स हैं, ठीक है, हमारे 93 टोटल मेटल्स हैं, ठीक है, उन 93 मेटल्स में जो हमारा मरकरी होता है बेटा, वो लिक्विड होता है। मरकरी लिक्विड होता है। दूसरी चीज, मरकरी जो होता है टॉक्सिक होता है। अगर आप हाथ पे रख लोगे ना मरकरी को, इन्फेक्शन हो जाएगा 10 मिनट के अंदर, हमारा इन्फेक्शन हो जाएगा, हाथ में बाउंड हो जाएगा भाई, तो पॉइजनस होता है। मरकरी जो होता है पॉइजनस होता है। देखो मरकरी जो होता है बहुत सारी मेटल से मिक्सचर बनाता है, उस मिक्सचर को अपन बोलते हैं अमलगम। अमलगम का मतलब होता है स्टिकी मिक्सचर बनेगा, अमलगम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो डैम्प मास बन जाता है, तो फार्मेसी वाले डैम्प मास टाइप का ये बना लेता है। मरकरी की अगर बात करते हैं, तो ये थर्मामीटर में भी यूज होता है हमारा मरकरी, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें जो मरकरी है ना, आयरन के साथ अमलगम नहीं बनाता है, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन का आंसर है। साथ में कभी आपने सुना होगा जो हमारे टीथ रहते हैं भाई, टीथ रहते हैं, कई बार टीथ लोग सिल्वर के लगवाते हैं। सिल्वर का टीथ जो रहता है उसमें साथ में मरकरी रहता है, मतलब उसको बोलेंगे अपन सिल्वर अमलगम। जो टीथ बनते हैं बेटा, वो सिल्वर अमलगम के बनते हैं। किसके बनते हैं? सिल्वर अमलगम के बनते हैं। अगर हम कॉपर की बात करते हैं, कॉपर जो रहता है हमारा, कॉपर जब आपने सुना होगा गोल्ड रहता है। अगर प्योर गोल्ड की बात करते हैं तो वो 24 कैरेट कहलाता है।
लेकिन जो सुनार है वो बेचता जो गोल्ड है वो 22 कैरेट का होता है। तो भाई इसमें 22 कैरेट वो बोल रहा है, तो 2 पार्ट क्या आ गया, 2 कैरेट का पोर्शन लेता है कॉपर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। जिंक की अगर बात करते हैं भाई, जिंक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, हम सभी जानते हैं भाई। जिंक और ओआरएस दिया जाता है डायरिया के केस में। जिंक हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और जिंक जो है ना, कॉपर की एक्सेस से एक डिसीज होती है, ये भी कई एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विल्सन्स डिसीज कहलाती है वो। कौन सी डिसीज कहलाती है भाई, विल्सन्स डिसीज। तो विल्सन्स डिसीज जो रहती है उसमें हमारी बॉडी में कॉपर इकट्ठा होने लग जाता है, तो धीरे धीरे हमारे लिवर पे इफेक्ट आने लगता है, आई पर इफेक्ट आने लगता है, हमारी स्किन का पिगमेंटेशन चेंज होने लग जाता है, मेलेनिन का लेवल बदलने लग जाता है। तो विल्सन्स डिसीज जो होती है कॉपर की एक्सेस से होती है। तो ये जो है मरकरी नेवर फॉर्म अमलगम विद, इसका जो आंसर है वो हमारा क्या है आंसर, हमारा जो इसका आंसर है सिंपल सिंपल आयरन। आयरन की अगर बात करते हैं, हमारा आयरन का Fe जो इसका फार्मूला होता है भाई, अगर हम थोड़े से अंदर चले जाते हैं, ये जो +3 वाला फॉर्म होता है मेरे भाई, फेरिक फॉर्म कहलाता है। Fe+2 वाला हमारा फेरस फॉर्म कहलाता है। फेरस फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे कहां रहता है, आरबीसी के अंदर फेरस फॉर्म होता है। फेरस फॉर्म में ही भाई हमारा आयरन एब्जॉर्ब होता है हमारे जीआईटी ट्रैक्ट से। जब हम खाना खाते हैं, अगर हमारे आयरन उसमें मान लो फेरस फॉर्म में, तो बढ़िया एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर मान लो फेरिक फॉर्म में, तो क्या एब्जॉर्ब नहीं होगा, अरे भैया होगा एब्जॉर्ब। हम क्योंकि खट्टी चीजें भी लेते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी लेते हैं, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है मेरे भाई। तो आयरन क्या हो जाता है, कन्वर्ट फेरस फॉर्म में हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना, बात क्वेश्चन की नहीं है यहाँ पर, बात ये कि जो हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़े उनको जरूर नोट करें आप, ये बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो अपन पढ़ते हैं उनको आपको नोट करना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमारा सिंपल सा यहां पर दिख रहा है आपको कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है भाई हमारा सिंपल आयरन जो है, आयरन से ये जो है ना अमलगम नहीं बनाता। हमारा जो मरकरी है आयरन से अमलगम नहीं बनाता है, सिल्वर से बना सकता है, टीथ वगैरह जो बनते हैं भैया आर्टिफिशियल, ठीक है भाई, तो उसमें क्या रहता है, सिल्वर अमलगम रहता है। ठीक है, और कॉपर का हमने बताया आपको फार्मूला कॉपर होता है। ये जो है यहाँ पर Cu फार्मूला है, पॉइजनस होता है, अगर बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाता है तो विल्सन से डिसीज हो जाती है। जिंक तो बहुत अच्छी चीज है भाई, जिंक जो होता है इम्यूनिटी में बहुत बड़ा योगदान है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इस दुनिया में कितने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भैया, 118 है। 2 रन से 120 बनाना चूक गया वो। मतलब अगर आप अपन ये बताइए, अपन फार्मेसी के बच्चे हैं और नॉन फार्मा का अगर ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि टोटल अभी तक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट छपे हुए हैं, और यही क्वेश्चन पेपर में छप गया ना, तो हमको क्या करना है, डरना नहीं है, 118 है। ठीक है, उन 118 में से भाई मेरे मेटल कितने हैं, सब मेटल 93 है। ठीक है, मेटल 93 है। उन 93 में से जो हमारा मरकरी मेटल है ना भाई, वो लिक्विड है, ये लिक्विड मेटल होता है, द्रव है, द्रव रहता है। एक आपका नॉन मेटल भी है इस दुनिया में जो लिक्विड होता है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसका आंसर आपको कहां देना है भाई, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो ये हो गया 93 हमारे मेटल है, उसमें से हमारा मरकरी लिक्विड है। इसके बाद बचते हैं हमारे जो 18 है, ये नॉन मेटल होते हैं। 18 हमारे नॉन मेटल होते हैं, और नॉन मेटल में लिक्विड हमारा ब्रोमीन होता है। ठीक है, नॉन मेटल में लिक्विड हमारा क्या होता है, ब्रोमीन होता है। इसके अलावा बच्चे जो 7 है वो मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। जो 7 बचते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ मेटलॉइड्स 7 होते हैं। तो इनको अच्छे से याद रखना भाई, बेसिक सा है, छोटा सा बच्चों वाला केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं यार फार्मा एग्जाम में, नॉन फार्मा सेक्शन में, कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था हमारा उसमें कितने एलिमेंट है, तो 118 एलिमेंट है। उसमें से मेटल कितने हैं भाई इस दुनिया में, 93 है। उसमें से नॉन मेटल कितने हैं, सब 18 है। मेटलॉइड्स कितने हैं हमारे, 7 है। इनको अच्छे से याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी डिस्कस कराया उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चंस में भाई, यहां पर पूछा है बेटा विल्सन्स डिसीज रिलेटेड टू, भैया विल्सन्स डिसीज जो है किससे रिलेटेड होती है। सबसे बड़ी कहानी मुझे ये बताओ, ये विल्सन्स नाम क्यों रखा गया। आप पढ़ते होगे अंग्रेजी साइंटिस्ट के नाम पे बहुत सारी डिसीज हो गई, तो भैया विल्सन साहब ने डिस्कवर किया होगा, तो नाम उन्होंने कहा दुनिया मेरे को याद करेगी, आज अपन कर रहे हैं उसको याद। तो विल्सन डिसीज, विल्सन डिसीज जो होती है किसके एक्सेस से होती है, डेफिशिएंसी से नहीं होती बेटा, कॉपर के एक्सेस से होती है। विल्सन डिसीज जो होती है ये कॉपर के एक्सेस से होती है, मैंने अभी आपको बताया।
तो आंसर तो हमारा सी होगा। अब सी आंसर करके क्या करेंगे, कुछ और भी तो पढ़े। देखो विल्सन डिजीज में होता क्या है, ये लगभग लगभग 23 से ले जाके 35 एज ग्रुप के तक होती है, ठीक है। इसमें होता ये है कि जो कॉपर है वो हमारी बॉडी में एक्युमुलेट होने लग जाता है, इकट्ठा होने लग जाता है कॉपर हमारी बॉडी में। कैसे होगा कॉपर इकट्ठा? अब भाई किसी ने कह दिया कॉपर अच्छा होता है, उसके ऊपर बर्तन में पानी रख के पीना है, भाई लगा हुआ है कॉपर, कॉपर में ही घूम रहा है, कॉपर के बर्तन में खाना बनवा रहा है, कॉपर के बर्तन से पानी पी रहा है, तो ऐसे ऐसे करके कॉपर इकट्ठा हो जाता है। अगर एक चीज बात करिए, अगर एक सिंपल सी बात करें, हमारी बॉडी में कोई भी चीज आती है, उसको बाहर करने का जो ऑर्गन है भैया वो अपना किडनी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर कॉपर एक्सेस हुआ था भाई, तो कॉपर को यूरिन से अपन को बाहर भेजना था, उड़ा देना था बॉडी से, तो यही कुछ दिक्कत आई होगी, तभी तो कॉपर हमारा इकट्ठा होने लग गया। और जब कॉपर इकट्ठा होता है तो भैया ऑर्गन आपके परेशान हो जाते हैं, जैसे हमारी आई इफेक्ट हो जाती है, हमारा लिवर इफेक्ट होने लग जाता है, इसके अलावा हमारा स्किन का पिगमेंटेशन अफेक्ट होने लग जाता है, स्किन का पिगमेंटेशन भी क्या हो जाता है, हमारा अफेक्ट हो जाता है, स्किन का पिगमेंटेशन भी क्या होता है अपना अफेक्ट होने लग जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जिंक जो है ना, इसके ट्रीटमेंट में दिया जाता है, ठीक है। जिंक जो होता है ना आपके विल्सन डिसीज में देते हैं। एक और चीज अगर कोई पूछ ले भाई कि यार विल्सन से डिसीज हो गई है साहब, अब हम क्या करें, तो हम ये बोलेंगे कि साहब कॉपर मत खाइए, तो बोलेगा साहब हमने कॉपर की बनी हुई रोटी थोड़ी ना खाई है जो हमें हो गया, भाई हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी गड़बड़ा गई भैया, कॉपर इकट्ठा हो रहा है, अब मुझे सलाह दो। तो हम बोलेंगे भैया कुछ नहीं करना आपको, कॉपर जो है ना भाई मेटल है, अगर हमारी बॉडी में मेटल को गिरफ्तार करना है भाई, अगर आपको चोर को पकड़वाना है तो पुलिस तो भेजना पड़ेगी ना, तो कॉपर हमारी बॉडी में बढ़ गया है भाई, अति कर रहा है ये कॉपर, इसको पकड़ने के लिए किसको बुलाओ, कोई भी मेटल है उसको पकड़ने के लिए अपन क्या बुलाते हैं, अरे अपन फार्मेसी वाले, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि अगर मेटल को पकड़ना है तो हम किसको बुलाते हैं। अरे भाई मेटल को पकड़ना है ना तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। तो इसमें कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इसकी पॉइजनिंग में दिए जाते हैं। कई बार अगर विल्सन डिसीज होती है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हमारा काम कर लेता है भाई, जिंक हमारा काम कर देता है। ओके, तो ये ध्यान रखना अच्छे से। आगे देखते हैं इसमें, देखो विल्सन डिसीज जो है सिंपल सी, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है भाई। इनहेरिटेड जानते हो कि नहीं जानते? अनुवांशिक है भाई, पापा को था, बच्चे को हो गया, बच्चे से बच्चे को हो गया, चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। किसी एक आध पीढ़ी में जीन रिसेसिव हो गया, मतलब अपना प्रभाव नहीं दे पाया तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ उसके परिवार में ये डिसीज है भाई, ठीक है। इनहेरिटेड डिसीज होती है, इसमें कॉपर अपनी बॉडी में इकट्ठा होने लग जाता है। इसमें सिम्टम्स जनरली इसके ये मान के चलो, ये लगभग 30 मैक्सिमम 35 एज तक होता है। जिसको होना होगा पहले ही पता चल जाएगा। इसमें जो आई में रिंग बन जाती है, जो अपनी आई है ना, ये आई में ऐसे ऐसे रिंग बन जाते हैं हमारे, ये रिंग दिखने लग जाते हैं अलग से, डॉक्टर साहब देख के बता देंगे भैया कॉपर ज्यादा ले लिया यार आपने। तो वो जो आई में रिंग बनती है ना, वो फीचर है इसका, कभी किसी एग्जाम में जरूर छपेगा ये क्वेश्चन, ये जरूर छपेगा एक क्वेश्चन, ये क्योंकि पुराना हो चुका कि कॉपर के एक्सेस से विल्सन डिसीज होती है, बहुत आ गया एग्जामों में ये क्वेश्चन। अब नया क्वेश्चन जो छपने वाला है ना पेपर में, वो ये पूछा जाएगा कि भाई ये जो है ना केयर्स फिशर रिंग, ये किसके एक्सेस से होती है? तो याद रखना भाई ये कॉपर के एक्सेस से होती है। पिगमेंटेशन, हमारे स्किन में पिगमेंटेशन जो मेलानिन का लेवल होता है उसको ये अफेक्ट कर जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको कुछ नहीं, पेनिसिलामीन जो हमारा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है, ये पेनिसिलामीन जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है, ये आपकी लेड की पॉइजनिंग में भी यूज होता है, कॉपर की पॉइजनिंग में भी होता है, और मैग्नीशियम की पॉइजनिंग में भी यूज होता है। पेनिसिलामीन इसको दिया जाता है। और एक और होता है हमारे यहाँ पे, आपने नाम नहीं सुना होगा, ट्रिटाइन होता है, ये विटामिन ए का मॉडिफाइड फॉर्म होता है, और जिंक को दे सकते हैं। तो भाई आपसे विल्सन डिसीज क्यों होता है ये पूछ सकते हैं, अपन बोलेंगे कॉपर के एक्सेस से हो जाता है भाई। उसका ट्रीटमेंट एज अ फार्मेसी स्टूडेंट अपन से ट्रीटमेंट आ सकता है, अपन बोलेंगे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट में किसका आंसर देना है? पेनिसिलामीन, नॉट पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नहीं है बेटा, ये पेनिसिलामीन होता है। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है किसका? लेड का, कॉपर का और मरकरी का। एग्जाम में भूल गया भैया तो पैरासिटामोल को याद कर लेना। पीसीएम है कि नहीं? लेड हो गया, कॉपर हो गया और मरकरी हो गया, ठीक है। तो ये लिखा मैंने पीबीक्यू एमजी पीसीएम, तो ऐसे याद कर लेना इसको कि भाई ये पेनिसिलामीन। अपन को वैसे भी फार्मेसी में ये बहुत आता है, तो जो एंटीडोट होते हैं पॉइजनिंग के, बहुत एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उसके, तो ये हो सकता। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारे। थोड़ा सा हम एटम की ओर जंप करते हैं, पुरानी यादों में जाते हैं। एटम आपने देखा होगा, ठीक है, एटम देखा होगा, बुक में बना रहता था केमिस्ट्री की।
एटम के बीच में न्यूक्लियस भाई रहता था, उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते थे, ठीक है। चारों ओर उसकी सुरक्षा के लिए कौन लगा हुआ था? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, फिर उसके बाद आपके बढ़ते चले जाते थे नंबर। ऐसा यादों में जाना है तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमारे जे थॉमसन साहब थे, ठीक है। इन्होंने 1897 में, ठीक है, 1897 में किसी चीज की डिस्कवरी कर दी और जिससे दुनिया हिल गई, और भाई साहब को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिल गया, ठीक है। भाई साहब को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिल गया, जे थॉमसन को 1897 में। इनने किसी चीज की डिस्कवरी कर दी और इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिल गया। तो वो कौन सी चीज थी? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ये बन जाना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अरे अपन आगे भी डिस्कस करेंगे ना चीजों को। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जे थॉमसन 1897 में भाई ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला इनको, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स वाले साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, रेस यूज हुए ना, तो इसलिए इनको फिजिक्स का दे दिया गया। बट आपको याद रखना है जे थॉमसन, आपको ईयर भी पूछ सकते हैं। 1897 में इन्होंने किसकी डिस्कवरी की भाई? पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी की? नहीं की भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की? जी साहब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी? नहीं की, ठीक है। प्रोटॉन की डिस्कवरी? नहीं की। तो बात ये आती है, जब ये पॉजिट्रॉन आया इस दुनिया में, ठीक है। पॉजिट्रॉन मतलब आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन जो रहता है इसमें नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। न्यूट्रॉन जो रहता है 0n1 रहता है हमारा, इसका मॉलिक्यूलर वेट 1 होता है, चार्ज न्यूट्रल होता है। इस पे हमारा ये 1h1 होता है, 1 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो 1 इसका क्या होता है? चार्ज होता है प्रोटॉन का। अब बात ये करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भैया जे थॉमसन साहब ने कर दी, ठीक है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? चैडविक ने कर दी भाई। चैडविक आए भैया, हम न्यूट्रॉन को। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? जल्दी से कमेंट बॉक्स में। बहुत से बच्चे जानते ही नहीं है प्रोटॉन की डिस्कवरी को। प्रोटॉन की डिस्कवरी को बहुत सारे बच्चों को लगता है रदरफोर्ड ने करा है। अरे रदरफोर्ड ने नहीं करा है प्रोटॉन की डिस्कवरी। रदरफोर्ड तो पंडित जी हैं, पेरेंट्स तो कोई और है भाई। जब कोई इस दुनिया में नया बच्चा आता है, तो भाई बच्चा तो आ गया, उसका नाम जो रखता है राशि का, वो तो पंडित जी रखते हैं ना। तो रदरफोर्ड ने नाम दिया है प्रोटॉन, ठीक है। डिस्कवरी जो की ना प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की, रदरफोर्ड ने नाम दिया प्रोटॉन। डिस्कवरी किसने की भाई? गोल्डस्टीन ने की। गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी की, समझ रहे हो आप? गोल्डस्टीन यही कहता रहा सालों साल, भैया न्यूक्लियस के अंदर कोई रहता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, वह +1 उस पर चार्ज रहता है, वो इसी में मस्त रहा। नाम नहीं रखा गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने जो नामनक्लेचर दिया, नामकरण तो पंडित जी ने किया भैया। और पंडित जी कौन है यहाँ पर? जो नाम रखने वाले पंडित जी हैं हमारे प्रोटॉन के, वो कौन है? रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड ने नॉमनक्लेचर किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसी ना किसी एग्जाम में छप जाएगा और बच्चे गलत कर बैठेंगे भाई। डिस्कवरी नहीं की है रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम रखा। इसके पहले तो प्रोटॉन गुम क्या था, कुछ नाम ही नहीं था, बेनाम था इस दुनिया में, समझ रहे। गोल्डस्टीन ने क्या कहा? रहता है यार कोई पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन हमारे रदरफोर्ड ने कंफर्म किया कि भाई उसका नाम रखो ना, आप सही बात बोल रहे हो, लेकिन नाम तो रखो उसका कि वो क्या है? प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है भाई, एग्जाम में इन पर जनरल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बहुत आता है क्वेश्चन, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे आपको, तो इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ के रखना है। बहुत क्वेश्चन इस सेक्शन से आपको बनेंगे। ओके, आगे चलते हैं। देखो इसमें सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन था, जे थॉमसन ने 1897 में हमको क्या दिया? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं पॉजिट्रॉन क्या होता है। भाई सीधा इलेक्ट्रॉन का अपोजिट बनता है। इलेक्ट्रॉन -1 है तो ये +1 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर हमारा -1 चार्ज होता है तो इस पर +1 चार्ज होता है, इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ये एंटी पार्टिकल्स कहलाता है। क्यों बोला एंटी पार्टिकल्स भाई? हमारा जो ये है एटम है, उसमें न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन है भैया, बाहर कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इनके अलावा भी ये बैठे हुए, मतलब ये पार्टिकल है इस दुनिया में, तो एंटी पार्टिकल्स हो गया, वो इनका विरोधी है भाई, सीधा सीधा इसका। और स्पेशली किसका विरोधी है? इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन माइनस वाले हैं ये, तो इसको एंटी पार्टिकल्स बोला। इसकी जो डिस्कवरी की थी, किसी को पता नहीं होगी, डेविड आपके एंडरसन, ध्यान रखना 1932 में डेविड एंडरसन ने आपकी डिस्कवरी की है पॉजिट्रॉन की। पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जो हमारा कहां किसके अपोजिट होता है? सीधा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज तो सर प्रोटॉन भी होता है,
तो भाई प्रोटॉन जो होता है वो 1h1 होता है, उसमें 1 उसका चार्ज भी होता है और 1 उसका मास भी होता है, 1 एटॉमिक यूनिट। ठीक है, तो ये एएमयू उसका रहता है, इसमें आपका प्लस रहता है। ठीक है, आपको मान लो कभी ये क्वेश्चन बन जाए कि पॉजिटिव चार्ज कहां कहां कौन से पार्टिकल्स पर होता है, तो उसमें पॉजिट्रॉन भी आ जाएगा हमारा, प्रोटॉन भी आ जाएगा, न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल वाला बंदा है और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव वाला है। इसको अच्छे से याद रखोगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का तो हमने देख लिया 1897 में जे थॉमसन ने। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की 1932 में। उसी टाइम आपका समय हमारा ये देखा गया था, एंडरसन ने किसको देखा? पॉजिट्रॉन को देखा। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी जो की थी गोल्डस्टीन ने की थी 1886 में। ठीक है, और उसके बाद नॉमेनक्लेचर जो दिया था भाई वो किसने दिया था? 1911 में। किसने दिया? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या किया? नॉमेनक्लेचर किया। रदरफोर्ड ने क्या किया भाई? नॉमेनक्लेचर किया। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे आप, रदरफोर्ड ने क्या किया? नॉमेनक्लेचर किया। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ देखें आप, ये जो है ना, इससे आप ये उम्मीद मत करें कि सर यहां से क्वेश्चन आएगा क्या, बेटे छपता है यहां से क्वेश्चन। आप ये बताइए, जब केमिस्ट्री अपन ने पढ़ना शुरू की थी तो भाई यही तो मिले थे हमको, एटम मिला, न्यूट्रॉन मिला, प्रोटॉन मिला, इलेक्ट्रॉन मिला, तो क्यों ना हम इनको पढ़े यार। हम जब आगे की चीजें पढ़ने लगे तो इनको हमें भूलना नहीं है। देखो इलेक्ट्रॉन जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज रखता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में भैया कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। और न्यूट्रॉन कहता है भैया हम न्यूट्रल आदमी है, हमें कोई कुछ कहता रहे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखो, जो आपका सबको पता होगा, प्रोटॉन कहां रहते भैया? न्यूक्लियस के अंदर। हमारा न्यूट्रॉन कहां रहता? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। और इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करता रहता है? घूमता रहता है सेल्स में, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता है। बॉन्ड फॉर्मेशन में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? जब बॉन्ड बनता है ना, तो किसका इन्वॉल्वमेंट होता है भाई? इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप, अगर यहां पर पूछते हैं मास, एटॉमिक मास यूनिट में अगर पूछा जाता है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट मतलब डाल्टन में अगर पूछते हैं तो अपन आंसर देंगे इसका 1 होता है। ठीक है, और इसका भी, न्यूट्रॉन का भी क्या होता है? 1 होता है। लेकिन अगर आपसे केजी में पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना 1.6 इंटू 10⁻27 केजी होता है। लगभग इसका भी इतना ही होता है। मतलब हम एग्जैक्टली सिमिलर नहीं बोल सकते। हाँ, जितना हमारे न्यूट्रॉन का उतना ही हमारे प्रोटॉन, थोड़ा बहुत अंतर रहता है पॉइंट में। 1.67 इंटू 10⁻27, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है 9.1 10⁻31 केजी होता है। मतलब एक बार मैंने एक नॉन फार्मा का ही क्वेश्चन देखा था एग्जाम में कि सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल पूछा था उन्होंने, हल्का पार्टिकल कौन सा है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं बेटा, सबसे हल्का पार्टिकल कौन सा? सबसे हल्का जो पार्टिकल है हमारा इलेक्ट्रॉन है। दिख रहा है 9.1 इंटू, आप इसको देखोगे तो कहोगे सर ये तो भारी है भाई, -31 लगा हुआ है इस पर। ठीक है, -31 लगा हुआ है। तो ये कई बार बुक में आप देखोगे अगर ग्राम में लिखा रहेगा बेटा तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक है, ये -24 हो जाएगा। यहाँ पे 28 भी हो सकता है माइनस में, यूनिट भी कई बार घुमा देते हैं ग्राम में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे। और एटॉमिक मास यूनिट में तो इसका निग्लेजिबल माना गया है हमारे, जो इसका हम 0 मान के चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? 5 इंटू 10⁻⁻4 एटॉमिक मास यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये वेट याद रखिए। अब गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी की भाई, इसकी नॉमेनक्लेचर रदरफोर्ड ने दिया, इसकी डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया, और चैडविक ने किसकी? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। एटॉमिक नंबर की अगर बात करते हैं, जो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है ना, वो प्रोटॉन का नंबर होता है। प्रोटॉन जितने होंगे ना उतने उसका एटॉमिक नंबर होता है। और एक और चीज जो आपने ना पढ़ी होगी, जितने प्रोटॉन होते हैं ना उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये लगभग बराबर ही चलते हैं। ठीक है, और मास नंबर जो होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है मास नंबर। इसके अलावा सिंबल इसका P प्लस है, इसको E माइनस से कर देते हैं, ये N0 से कर देते हैं। जैसे भाई यहाँ पे लिखा है आपका C612 लिखा है इस तरीके से, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये एटॉमिक मास है उसका और ये एटॉमिक नंबर है हमारा। ठीक है, अगर आपको कभी भी आइसोटोप का पूछेगा, आइसोटोप में क्या सिमिलर होते हैं, तो आप आंसर तो दोगे सबसे पहले एटॉमिक नंबर सिमिलर होता है, दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हो भाई? प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, तीसरे टर्म में ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है। क्योंकि आपको भाई आइसोटोप बहुत पुराना हो गया एग्जाम के लिए, एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब वो पूछेगा प्रोटॉन का नंबर सेम होता है और पूछ लेगा न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार जो होता है, आइसोबार का एटॉमिक मास सेम होता है, मतलब उसमें जो रहेगा आपका n प्लस p की वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहती है हमेशा। आपको याद रखना है इसको अच्छे से। ठीक है,
तो ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में बन सकते हैं भाई, तीनों का कंपैरिजन। ये दिख रहा है हमारा पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं हमारे, ठीक है। ये आपको इनका डिफरेंसेस किस में होता है, इनका मास अलग अलग होता है इनका। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन आपके चारों ओर घूमते रहते हैं, बीच में हमारे क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन रहता है। ये तो सभी को बहुत अच्छे से आता होगा। अब आता है भाई डाल्टन इज फेमस फॉर डिस्कवरी। आप डाल्टन ने क्या किया, लालटेन की डिस्कवरी कर दी क्या? डाल्टन भाई ने किसकी डिस्कवरी की? डाल्टन किस चीज के लिए फेमस है? डाल्टन ने किसकी डिस्कवरी की? एटम की डिस्कवरी की, ठीक है। एटम बम की डिस्कवरी की, ठीक है। एटम बम की डिस्कवरी किसने की वो बताना भाई कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एटम बम की डिस्कवरी ऑटो चला के की थी भैया, ठीक है, ऑटो हान, ठीक है। तो एटम बम की डिस्कवरी पूछ सकते हैं, यहां से पूछा है अपन से केवल डाल्टन किसके लिए फेमस है। मुझे ऐसा पता है कि डाल्टन भाई साहब ने सबसे पहले बोला था कि एटम होता है। एटम की डिस्कवरी किसने की थी? डाल्टन ने की थी। एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसका मॉडल बोहर ने दिया था। नील बोहर भैया मॉडल चलता है, इन्होंने स्ट्रक्चर, डाल्टन ने शुरुआत कर दी भैया कि एटम रहता है। अब वैसे एटम पे रिसर्च होना शुरू हो गया, तो भाई स्ट्रक्चर जिसने सबसे पहले खोल के रख दिया ऐसे, वो कौन थे? हमारे नील बोहर थे, ठीक है। न्यूट्रॉन की अपन ने पढ़ लिया, चैडविक ने डिस्कवरी की। प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की है। नामनक्लेचर किसने दिया है? रदरफोर्ड ने दिया है। इसको अच्छे से याद रखोगे भाई आप, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। एटम की डिस्कवरी भाई हुई थी आपकी 1808 में, ठीक है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो मॉडल आया था 1922 में आया था, और नील बोहर ने सबसे पहले उसको दिया था कि भाई न्यूट्रॉन रहता है, सेल रहते हैं, ये सब चीजें इन्होंने कहा था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड इज फेमस फॉर डिस्कवरी। आप अब भाई रदरफोर्ड अभी तो पढ़ा, रदरफोर्ड ने नॉमेनक्लेचर दिया प्रोटॉन का, अब काय के लिए फेमस हो गए भाई आप इससे ज्यादा? अरे रदरफोर्ड ने बहुत बड़ा काम किया। देखो रदरफोर्ड ने ये कहा, ठीक है। अब अपन यहां से देखें, अगर ऑप्शंस को कैंसिल करोगे आप, एटम की डिस्कवरी तो डाल्टन साहब ने कर दी भाई 1808 में, ठीक है। ये 1808 में इन्होंने कर दी। जो मॉडल दिया वो हमारे किसने दिया? बोहर ने दे दिया भाई, ठीक है। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की भैया? जे थॉमसन साहब करके चल दिए। तो न्यूक्लियस इन्होंने बताया कि जो हमारा सेंटर रहता है इसमें न्यूक्लियस रहता है। इन्होंने यहां से अल्फा पार्टिकल्स को पास किया, तो बहुत सारे पार्टिकल यहां से पास नहीं हुए, वो रिफ्लेक्ट हो गए। तो उनसे ये प्रूफ हुआ कि अंदर भाई कोई तो पॉजिटिव बंदा छुपा हुआ है, इसलिए तो क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये इन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया प्रोटॉन का, साथ में न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की है वो भी रदरफोर्ड ने की। तो आज आप ये बताइए, अपन ने ये जो क्वेश्चंस किए, इन क्वेश्चन से हमें कम से कम साइंटिस्ट तो आ गए भाई कि एटम की डिस्कवरी डाल्टन ने की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड ने की, ठीक है। आपके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की, नॉमेनक्लेचर रदरफोर्ड ने दिया, एटॉमिक का स्ट्रक्चर का मॉडल नील बोहर ने दिया, और एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी की। तो भाई ये जितने डिस्कवरी मैं बता रहा हूं ना, ये मान के चलना क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बिल्कुल बन सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लोगे आप लोग, ओके। तो ये अच्छे से पढ़ के रखेंगे, पढ़ क्या लगे, आज ही पढ़ो, बात खत्म करो, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अब थोड़ा सा अपन अलग चलते हैं, एटम के क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो मैंने डिस्कस कराए। अब इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऊपर लिखा हुआ है, आप सुनते होंगे भाई, जो कोयले की खदानें होती है उसमें हम सुनते हैं अचानक से कुछ हो गया और वहां पे विस्फोट हो गया, और बेचारे वर्कर्स जो वहां पे काम कर रहे थे दिन रात, उनकी क्या हो गई? कैजुअलिटीज हो गई। तो वो क्यों होता है भाई, ये पूछ रहे हैं वो अपन से कि भाई जो कोल माइन होते हैं, कोयले की खदानें जो होती हैं, उसमें कई बार क्या होता है भाई, धमाका हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। वहां कोई बारूद तो लगा नहीं है भाई, तो कैसे हो गया वो विस्फोट? कैसे हुआ? किस गैस के कारण वो विस्फोट होता है? किस गैस से वो विस्फोट होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है, किस गैस से होता है? तो कोल माइन का एक्सप्लोजन मतलब कोयले की खदानों में विस्फोट हो जाता है, वो किस गैस के कारण होता है विस्फोट? तो बताएं भाई कमेंट बॉक्स में, किस गैस के कारण क्या होता है? विस्फोट होता है। देखो सबसे पहले आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, अगर इनकम्प्लीट क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबसन होता है, मतलब अपूर्ण दहन अगर होता है, जैसे कोई अपन सुनते कमरे में कोई सिगड़ी जला के सो गया, उसका धुआं बनता रहा, सुबह भाई रेस्पिरेटरी सेंटर ने जवाब दे दिया और डेथ हो गई पेशेंट की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत ज्यादा पॉइजनस है ही भाई, हमारा जो बॉडी है उसको टॉलरेट नहीं कर पाता ज्यादा देर तक। तो ये तो हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड से एक्सप्लोजन हो सकता है क्या भाई? ऐसा कोई चांसेस तो नहीं है, इसका आंसर ये नहीं होगा। अब आता है ब्यूटेन। भाई ब्यूटेन तो फेमस है, हमारे घर के एलपीजी के सिलेंडर में रखा है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है उसमें आपकी नॉर्मल ब्यूटेन होती है,
प्रोपेन होती है और पेंटेन होती है, ये तीन गैसेस स्मेली रहती है। और उसमें इथाइल मरकैप्टेन होता है, सुनते चलना जो बोल रहा हूं, इथाइल मरकैप्टेन रहता है भैया, जिससे स्मेल आती है। ठीक है कि भैया गैस लीक हो रही, क्योंकि ना तो ब्यूटेन में कोई स्मेल होती है, ना प्रोपेन में होती है, ना पेंटेन में होती है। तो पता कैसे चलेगा कि गैस का खुला रह गया भाई, गैस रिस रही है। तो गैस के जो स्मेल आती है ना, वो इथाइल मरकैप्टेन से आती है। ये भी कई एग्जामों में छपा हुआ क्वेश्चन है। ओके, अब आता है N2O। N2O जो है भाई, N2O जो है ना, पूरी दुनिया को हंसा के रखता है, बहुत अच्छा आदमी है, स्वीट ऑर्डर रहता है इसका, हमारी हवा से वजनदार होती है, ऊपर की ओर नहीं जाएगी। ठीक है, आपने नाइट्रोजन के बलून देखे हैं ना, ऊपर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी जो है ना उसकी कम है, तो ऊपर जा रहा है। अगर आप इस नाइट्रस ऑक्साइड का बलून बनाओगे ना, तो वो नीचे गिरेगा। कहोगे यार ये बैलून नीचे गिर रहा है, यार बैलून तो हवा रहती है, नीचे नहीं गिरना चाहिए, नीचे गिरेगा, क्योंकि हैवियर देन द एयर होता है। ठीक है, इसको अपन जो यूज करते हैं लाफिंग गैस के फॉर्म में, हंसाने वाली गैस होती है ये। ठीक है, हंसा देती है लोगों को अगर ये स्प्रे कर दिया जाए। ठीक है, कई मूवी वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने, ब्लू कलर के सिलेंडर में इसको स्टोर करके रखते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ब्लू कलर का सिलेंडर रहता है मेटल का, उसमें इसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, ब्यूटेन हमने बताया। सबसे इंपॉर्टेंट मेथेन। मेथेन की अगर आप बात करो, कहां कहां मिलेगा मेथेन, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है ना, मेथेन कोल माइन का जो एक्सप्लोजन होता है ना, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो मेथेन होता है। मेथेन वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करता है, एक्सप्लोजन करता है। ये कहानी बनती है। जब मेथेन वहां ज्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन तो है ही भाई वहां पे, सब लोग क्या कर रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन है, जिंदगी है तो ऑक्सीजन है ना, माइंड के अंदर वर्कर काम कर रहा है तो ऑक्सीजन तो होगा। मेथेन अगर वहां प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। मेथेन को अपन मार्स गैस भी बोलते हैं। ठीक है, मार्स गैस कहलाती है, मर्सी प्लेसेस पे होती है, दलदली क्षेत्र में। जो अपना आपका प्रोड्यूसर गैस होती है उसमें भी मेथेन रहता है। जो हमारी बायो गैस होती है, गोबर गैस होती है, उसमें भी मेन कांस्टेंट हमारा मेथेन ही होता है। ठीक है, मेथेन जो हमारी कंप्रेस्ड सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो रहती है, उसमें भाई साहब मेथेन होती है। पीएनजी होती है, पाइप्ड नेचुरल गैस, जो घर घर पाइप से जा रही है ना, उसमें भी क्या होती है, मेथेन होती है। तो ये सब क्वेश्चन आएंगे, छपेंगे एग्जाम में एक ना एक दिन भाई, और आप देखना ये क्वेश्चन जरूर छपेगा। तो मेथेन हमारा आंसर है, लेकिन मेथेन के साथ मैंने बहुत सारे पॉइंट को यहाँ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो मेथेन तो हमारा आंसर है। देखो अब यहाँ पर देखो, जो ये बेसिकली देखा जाए इसका आंसर, देखो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, देखो इसको दुनिया कहती है साइलेंट किलर है। कार्बन मोनोऑक्साइड साइलेंट किलर है, कब पता भी नहीं चलेगा कब अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर हो जाएगा, सोते सोते ऊपर का टिकट कट गया। तो ये साइलेंट किलर है, पता भी नहीं चलेगा। साइलेंट किलर पूछते हैं, कभी अगीठी जला के कोई सो गया, सिगरेट का जो स्मोक होता है उसमें क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहते हैं, साइलेंट किलर कहते हैं। अगीठी और सिगरेट स्मोक में भी होती है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड भाई। ठीक है, नेक्स्ट है मेथेन, जिसका क्वेश्चन था। मेथेन अगर ऑक्सीजन के साथ कोल माइन में मिल जाती है तो भाई एक्सप्लोजन होना तो पक्का है। ठीक है, तो एक्सप्लोजन होता है। इसके अलावा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मेन हमारा मेथेन होता है। पीएनजी जो होता है, पाइप्ड नेचुरल गैस में मेथेन होता है। मार्स गैस में मेथेन होता है। ठीक है, जो सीवर अपन सुनते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा, सीवर टैंक में कोई गिर गया अचानक से तो उसकी पॉइजनस गैस बन गई या एक्सप्लोजन हो गया, तो वो चीज भी क्या है, हमारा मेथेन होता है। ठीक है, जो सीवर टैंक में भी मेथेन होता है। गोबर गैस या जो बायो गैस होता है, वो भी उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, मेथेन होता है। तो ध्यान रखना इस चीज को। अब आता है भाई ब्यूटेन की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। ब्यूटेन भैया हमारे लिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हाई कंप्रेस करके इसको लिक्विड कर देते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है उसमें मेन कंस्टिट्यूएंट हमारा क्या होता है भाई, ब्यूटेन होता है। साहब कितना होता है, अरे घर में सिलेंडर रखा हुआ है, इसको तो याद कर लेना। ब्यूटेन कितना होता है, 50% होता है। 48% प्रोपेन होता है, तो 2% क्या होता है, पेंटेन होता है। 2% क्या होता है बेटा, पेंटेन होता है। 2% हमारा पेंटेन होता है। 50% ब्यूटेन है, 48% प्रोपेन होता है, 2% पेंटेन होता है। इन लोगों में स्मेल तो होती नहीं है। अगर सिलेंडर लीक करेगा तो पता कैसे चलेगा, उसके लिए इसमें ऐड किया जाता है इथाइल मरकैप्टेन। ध्यान रखना, इथाइल मरकैप्टेन लाइटर जो आता है मार्केट में, उसमें भी हमारा ये ब्यूटेन भरा जाता है। ठीक है, ब्यूटेन ही भरा जाता है।
और इसका मैंने बताया N2O। N2O को अपन लॉफिंग गैस बोलते हैं। साथ में अगर फार्मेसी में यूज की बात करें N2O की, तो भाई जनरल एनेस्थेटिक होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, इनहेलेशन एनेस्थेटिक के फॉर्म में भी इसको हम यूज करते हैं। तो ये पूरा आपको याद रखना, ब्लू कलर के सिलेंडर में इसको स्टोर रखते हैं, ठीक है। तो ये याद रखो। कार्बन मोनोऑक्साइड भाई साइलेंट किलर है, इसको कोई स्टोर करके नहीं रखता कहीं, ये तो भाई जिसकी किस्मत खराब रहती है वो इसको यूज करता है, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखोगे कार्बन मोनो। अब और इसके अलावा और भी गैसेस हैं जिन पे क्वेश्चंस आ सकता है आपको एग्जाम में। इनके अलावा और भी गैसेस हैं जिन पर क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। देखिए आप, सबसे पहले कोल गैस। भाई कोल गैस क्या होती है? अरे कोयले की खदान में जो निकलती है कोल गैस, वो कहलाती है, इसलिए तो एक्सप्लोजन होता है। अभी बात की थी मेथेन। कोल गैस में सबसे मेन जो हमारा कंस्टिट्यूएंट रहता है मेथेन रहता है, हाइड्रोजन भी होता है वहां पे, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, मतलब पूरे चांस है एक्सप्लोजन होगा। साइलेंट किलर भी वहां बैठे हुए बेचारों को बचा के कौन लाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब कोल का होता है तो अपनी कोल गैस बनती है। प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस जो होती है ये भी इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होती है, आयरन इंडस्ट्रीज में। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, हाइड्रोजन गैस रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है और नाइट्रोजन रहती है। पूछ सकता है आपसे प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस को याद रख लेना, कार्बन मोनोऑक्साइड COH2 रहता है, नाइट्रोजन भी रहती है इसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो इसमें मतलब कोई भाई हाइड्रोकार्बन नहीं है। प्रोड्यूसर गैस की एक बहुत अच्छी पहचान क्या है भाई, मैं तो ऐसे याद कर रहा हूं, प्रोड्यूसर गैस में कोई हाइड्रोकार्बन नहीं है। प्रोड्यूसर गैस में कोई भी हाइड्रोकार्बन नहीं है। जैसे इसमें देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या होता है भाई? आग बुझाने के काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और साथ में अगर हम देखें हमारे फार्मास्यूटिकल में, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को भी स्टिमुलेट करता है। अभी सांस रोक के देख लो, अपने ब्रेन में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा तुरंत, बिल्कुल समझ गए। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद आता है बायोगैस। बायोगैस गोबर गैस जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। सीवर टैंक में भी यही गैस बनती है। इसका मेन कंस्टिट्यूएंट मेथेन होता है, लगभग 55 से 70% तक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है इसमें, ठीक है। इसमें स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। इसकी जो गंदी सी स्मेल आती है ना, वो इसी से आती है। आप देखना जो गोबर गैस रहती है, गोबर गैस में आप रोटी नहीं सेक सकते, LPG में सेक सकते हो, ठीक है। गोबर गैस में जिसके घर में लगा रहता है ना गोबर गैस, उस पे बाकी सब चीजें बन जाएंगी जो बर्तन में लेके बॉयल करना है, लेकिन रोटी डायरेक्ट नहीं सेक सकते क्योंकि उसमें स्मेल रहती है, हाइड्रोजन सल्फाइड उसमें रहता है, सिलेक्सोन रहते हैं, ठीक है। टीयर गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्रु गैस पुलिस अप्लाई करती है। क्लोरोपिक्रिन होती है, क्लोरोपिक्रिन रहती है, ये एक्चुअल में एरोसोल जैसा रहता है, जैसे अपने डीओ वगैरह आते हैं ना, उस फॉर्म में रहती है ये, ठीक है। एरोसोल आपका सिस्टम रहता है। और पिक्रो आपका यहाँ पे क्लोरोपिक्रेशन हो सकता है, ब्रोमोपिक्रेशन हो सकता है। ये हमारी क्या कहलाती है? टीयर गैस कहलाती है भाई। तो ये जो क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ था बताइए? अपना क्वेश्चन शुरू हुआ था भाई कोल माइन के एक्सप्लोजन से, लेकिन अपन कहां तक पहुंच चुके हैं? लगभग अपन ने इसी क्वेश्चन में 20 क्वेश्चंस को कवर कर लिया। अरे जाएगा कहां क्वेश्चंस? वही तो मैं बोल रहा हूं, नाम 10 क्वेश्चंस है, 10 टॉपिक अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपने नॉन फार्मा के इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे भाई, इसको अच्छे से नोट कर लोगे आप। और आप भाई जो भी आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और साथ में बहुत अच्छी चीज ये है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें जरूर। आप पढ़ने में मजा आए तो कमेंट जरूर करें। आप जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करेंगे, हम उतना ही अच्छा नेक्स्ट क्लास में देने की कोशिश आपको करेंगे। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। लोहे में जंग लग जाती है, लोहे में जंग लग जाती है। ये कई बच्चे गलत करके आते हैं, फिर आके देखते हैं यार साहब गलत हो गया, थोड़ा सरल क्वेश्चन। हमारे यहाँ लोहे की खिड़की में जंग लग गई थी, लेकिन ये क्वेश्चन तो हमारा गलत हो गया। जब लोहे में जंग लगती है भाई, ड्यूरिंग द रस्टिंग वेट ऑफ द आयरन, जब लोहे में जंग लग जाती है तो हमारे लोहे का वेट बढ़ जाता है या वेट कम हो जाता है, ठीक है। वेट पूछ रहे हैं, स्ट्रेंथ की बात करोगे भाई तो जंग लगने से लोहा कमजोर हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, स्ट्रेंथ तो उसकी कम हो जाती है। स्ट्रेंथ नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ लेना ये वाला क्वेश्चन कि जब जंग लगती है तो वेट पूछ रहा है सामने वाला या उसका स्ट्रेंथ पूछ रहा है। अगर वो स्ट्रेंथ पूछ रहा है ना आपसे तो आंसर कम देना, लेकिन जब जंग लगती है ना लोहे में, तो भाई जैसे लोहे का आपका 1 किलो का बांट रहता है, ठीक है। बांट अब तो बंद हो गया चल रहा है, ऐसा रहता था, लोहे का ब्लॉक रहता था सर्किल का। अब भाई ये मान लो
कोई ये धीरे धीरे इसमें क्या लग गया, रस्टिंग हो गई, जंग लग गई है, तो पता चला इसका गेट जो रहेगा 1 kg से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 1 किलो से ज्यादा हो जाएगा वेट। इसलिए देखना कभी भी जाना दुकान पे, अब तो डिजिटल चलने लग गए, कभी देखना कोई भी दुकानदार जो बांट रखे रहता है ना वो एकदम साफ रखता है। वो अनपढ़ भी जो छोटी छोटी दुकान खोल के रखे हैं उनको भी पता है कि भाई जंग लग रही है, ज्यादा सामान चला जाएगा कस्टमर के पास, हम घाटे में आ जाएंगे, समझ रहे हो। तो जंग लगने से क्या होता है, वेट बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, और वीकनेस इंक्रीज होती है। ये वहां पे लेकिन क्या लिखा है, वेट का क्वेश्चन है तो ये डी नहीं लगा सकते सीधा, क्योंकि देखो जब जंग लगती है ना तो ऑक्सीजन ऐड होता है, आयरन में क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीजन का वेट भी ऐड होगा भाई, तो इंक्रीज हो जाता है। देखो आयरन की जब रस्टिंग होती है ना, तो ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि आयरन की जो रस्टिंग होती है वो कौन सी प्रोसेस है, आयरन की रस्टिंग जो होती है कौन सी प्रोसेस, भाई ऑक्सीजन ऐड होता है, नॉर्मल सी बात है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है ड्यूरिंग द रस्टिंग। आयरन जो होता है आपका कंबाइन कर जाता है प्रेजेंस ऑफ द वाटर, मॉइस्चर जरूरी होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनाएगा आपका, आयरन का क्या बना देगा, ऑक्साइड बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, 3 लिखा है मतलब फेरिक है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है हमारा Fe2O3। जंग का फार्मूला भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, तो फार्मूला अच्छे से याद कर लेना, Fe2O3 होता है, फेरिक ऑक्साइड हमारा फार्मूला होता है जंग का, ठीक है। वेट क्यों बढ़ जाता है अगर ये भी कोई पूछे, तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ऑब्वियसली, आयरन अकेला रहता था पहले, मस्ती में मस्त रहता था, अब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है भाई, ऑक्सीजन ऐड होगा तो वेट तो क्या होगा, बढ़ेगा, तो वेट बढ़ जाता है। लेकिन स्ट्रेंथ की अगर बात करो तो स्ट्रेंथ तो उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मजबूत नहीं रहेगा लोहा, लोहा बिल्कुल टूट जाता है। आपने देखा होगा घर में अपने भाई अगर किसी रॉड में जंग लग जाए तो वो वीक हो जाती है, लेकिन वेट उसका बढ़ जाता है। इसको अच्छे से, जंग का फार्मूला भी कई एग्जामों में आया हुआ है, Fe2O3 होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है, ध्यान रखना, फेरस नहीं होता, फेरिक होता है। अब आता है गोल्ड कॉइन ऑन मरकरी, भाई अच्छा क्वेश्चन है, सोने का सिक्का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है। अब जो ऐसा कौन सा दानी होगा कि जो सोने को सिक्के को मरकरी पे ट्राई करेगा, बताइए क्या होगा अगर हम सोने के सिक्के को मरकरी में डालते हैं। हमने क्या किया, एक गिलास में मरकरी लिया, ठीक है, और मरकरी, आप बोलोगे सर गिलास क्या रहेगा, अरे साहब गिलास जो रहेगा ना, गिलास का ही लेना पड़ेगा आपको, स्टील का नहीं ले सकते, मेटल का नहीं ले सकते, अमलगम बना देता है, दिक्कत हो जाएगी, चिपचिपी हो जाएगी, मेटल गिर जाएगा पूरा पारा नीचे। गिलास का जो कंटेनर रहता है वही हमको लेना पड़ेगा, उसमें हमने मरकरी लिया और उसमें हमने क्या किया, गोल्ड कॉइन को डिप किया, गोल्ड कॉइन को भाई अपन ने डाल दिया उसमें। अब क्या होगा बताइए, गोल्ड कॉइन को डालेंगे तो गोल्ड कॉइन को डालने से गोल्ड कॉइन भैया डूब जाएगा, उसकी बॉटम में पहुंचेगा और बॉटम में पहुंच के धीरे धीरे घुल जाएगा, मतलब भैया पानी जो है ना बह जाए, जो सीधा बोले ना पैसे जो है ना अपने बह जाएंगे, मरकरी उसको खा जाएगा। भाई अपन ने मान लो गोल्ड कॉइन डाला मरकरी में, धीरे धीरे वो घुल जाएगा, पहले तो सिंक हो जाएगा, बॉटम में पहुंचेगा, डूब जाएगा। और अगर आप एक नॉर्मल हमारा सिक्का है, जो हमारी करेंसी के सिक्के हैं, जब वो मरकरी पे डालोगे ना तो ऊपर रह जाते हैं, क्योंकि उनकी मरकरी की डेंसिटी अपने वाटर से 13 टाइम्स होती है, समझ रहे हैं आप, तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, वाटर में डूब जाती है जो चीजें, वो मरकरी में नहीं डूबती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि मरकरी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम का कि जो चीजें हमारे वाटर में डूब जाती है वो मरकरी में क्यों नहीं डूबती भाई, कोई पूछे तो हम बोलेंगे मरकरी की डेंसिटी हाई होती है वाटर से 13 टाइम्स, इसलिए नहीं। तो आप गोल्ड कॉइन को जब इसमें ध्यान रखना कि गोल्ड कॉइन को अगर आप मरकरी पर डालते हैं तो पहले तो वो सिंक होगा, नीचे पहुंच जाएगा, फिर धीरे धीरे वो घुल भी जाएगा, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और अगर हम नॉर्मल सिक्के यूज करेंगे तो वो मरकरी पर फ्लोट कर जाते हैं, जो वाटर में हमारे क्या रहते हैं वो डिप कर जाते हैं। केमिकल हैव ब्लीचिंग एक्शन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन। ब्लीचिंग क्या होता है भैया, गोरे होना। लोग अब ब्लीचिंग कराने जाते हैं कि नहीं जाते, भाई शादी का सीजन आ गया, बोलते यार हम ब्लीच कराने जा रहे हैं, ब्लीच का मतलब रंग उड़ा देना, कोई काला हो रहा तो उसको सफेद करना है, ठीक है। फूल है बेचारे, फूलों पे ब्लीचिंग कर दो, बेचारे व्हाइट हो जाते हैं, ठीक है। कपड़े, कपड़े धोते हैं, कपड़े व्हाइट कपड़ों को ब्लीचिंग कर दो, एकदम व्हाइट हो जाएंगे। कॉटन, कॉटन इंडस्ट्री में ब्लीचिंग का बहुत यूज होता है, भाई सफेद कॉटन आप ज्यादा पसंद करोगे एज कम्पेयर टू द येलोइश कॉटन। तो यहां पर हमें सफेद चाहिए ना, एकदम चमकता हुआ, वहां क्या होता है, ब्लीचिंग एक्शन जरूरी होता है। ब्लीचिंग का मतलब कलर उड़ा देना। तो अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, कि जो हमारा केमिकल हैव द ब्लीचिंग एक्शन, भाई ऑक्सीजन में नहीं होता, वरना हमारी नाक वगैरह और लंग्स वगैरह
सब क्या हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, हम तो ब्रीथिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन तो नहीं है, प्राण वायु हमारी ऑक्सीजन है, उसका नहीं होगा आंसर। ब्रोमीन, ब्रोमीन भाई अगर देखें, ब्रोमीन अभी बताया था 18 जो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल में से लिक्विड क्या होता है हमारा, ब्रोमीन होता है, लिक्विड हमारा ब्रोमीन होता है। मरकरी की बात करते हैं, मरकरी बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है भाई, इसको मत करना यूज ब्लीचिंग वगैरह के लिए। बचता है क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन जो होता है ब्लीचिंग एक्शन रखता है, क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो वाटर होता है, नगर पालिका वगैरह का, उसमें भी क्लोरीन ऐड होता है। क्लोरीन में डिसइंफेक्टेंट पावर होता है। क्लोरीन के परिवार के सदस्य हैं कुछ, जिनको आज अपन लोग हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, वो लोग यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन था इसका आंसर तो क्लोरीन है। अब क्लोरीन जो है, क्लोरीन को अगर अपन ने चूने से मिलवा दिया, ये चूने से मिलवा दिया तो क्या बन जाता है, अगर क्लोरीन को अपन ने चूने से मिलवाया, ठीक है, चूना जो रहता है लाइम, ठीक है, लाइम स्टोन की बात नहीं कर रहा ना, लाइम वाटर की बात कर रहा, लाइम से मिलवाया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा भाई, CaOCl2 बन जाता है। यही जो फार्मूला है, ये दुनिया इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलती है। ब्लीचिंग पाउडर सबसे कॉमन यूज डिसइंफेक्टेंट होता है, आपने देखा होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका वगैरह या कुओं की सफाई के लिए ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है उसमें, अच्छा खासा एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है ये, और डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग एक्शन रखता है, सिंपल सा फार्मूला है भाई, ये अपना चूना है, चूने पर क्लोरीन की गैस डाल दी तो बन गया ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। इसका ही एडवांस फॉर्म आता है हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड आता है, वो भी डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले अपन से कोई पूछेगा कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला, देखो हमने तो फार्मूला आज तक नहीं किया याद भाई, हमें इतना पता है कि चूना जो है, चूना, चूना को क्या करना है, चूने की मुलाकात करा दो क्लोरीन गैस से, ये हमारा चूना है, ये क्लोरीन की रिएक्शन करा दी भाई, तो बन गया CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर बन गया हमारा, ये कहलाता ब्लीचिंग पाउडर। भाई ये जो चूना रखा था ना, पाउडर फॉर्म में बना दिया, बढ़िया पैक करके भेज दिया, ठीक है। आखिर में जब ये काम करता है ना, जब ये एक्शन देता है तो रिलीज करता है क्लोरीन को, आपने देखा ना क्लोरीन की स्मेल आती है वहां पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ये आपको याद रहे, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहलाता है। अब आता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड में एक्चुअल में जो हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, उसमें कुछ हमें करना नहीं होता है, जो ब्लीचिंग पाउडर रहता है ना, इस ब्लीचिंग पाउडर पर NaOH का रिएक्शन करा दिया जाता है, तो ये हमारा बन जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाता है NaOCl हो जाता है, ठीक है, NaOCl हो जाता है हमारा, तो ये कहलाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। जनरली ये सबसे कॉमन हॉस्पिटल वगैरह के जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं ना, उसके डिसइंफेक्शन के लिए यूज करते हैं, ये सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है इसको यूज करते हैं। इसका 5% सॉल्यूशन आता है, ये सॉल्यूशन पैक रहता है, एक बार इसको ओपन कर दोगे पूरा खराब हो जाता है, इसको इंस्टेंटली डाइल्यूट करके यूज करना होता है, ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं रख सकते इसको, ठीक है। ध्यान रखना, इसका पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन रिलीज हो जाता है। तो इसका 5% आता है, इसको 5 अपर अपन 10 टाइम्स डाइल्यूट कर देते हैं, इसको अगर अपन 10 टाइम्स डाइल्यूट कर देंगे तो अलग अलग कंसंट्रेशन का हम बना सकते हैं। जैसे 5% से 1% बनाना है आपको, तो आपको क्या करना है, इसको डाइल्यूट कर देना है, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखोगे भाई, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। विच नॉन एज द फूल्स गोल्ड, भैया मूर्ख सोना, भाई दिख रहा है मूर्ख बना दिया किसी को, सोना तो है ही नहीं, गोल्ड तो है ही नहीं भाई, गोल्ड नहीं है ये, फूल्स गोल्ड, कई एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन, फूल्स गोल्ड, फूल्स गोल्ड क्या होता है, फूल्स गोल्ड आपसे पूछा गया, फूल्स गोल्ड क्या होता है, फूल्स गोल्ड मूर्ख का सोना कौन होता है भैया, 24 कैरेट गोल्ड तो भाई 100%, 99.99% होता है ये तो, ठीक है। 24 इसमें क्या होता है, गोल्ड रहता है, साथ में कॉपर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। सिल्वर प्लस कॉपर प्लस गोल्ड, ये भी नहीं होगा भाई। जो हमारा Fe2S होता है, ये कहलाता है भाई फूल्स गोल्ड कहलाता है, कई एग्जामों का क्वेश्चन ये। Fe2S को अपन क्या बोलते हैं, फूल्स गोल्ड बोलते हैं, Fe2S को क्या बोलते हैं, फूल्स गोल्ड कहलाता है। Fe2S क्या कहलाता है हमारा, फूल्स गोल्ड कहलाता है, इसको ध्यान रखना है। Fe2S क्या होता है, फूल्स गोल्ड होता है। इसके बाद अच्छे से याद रखना, ये इसका एक और नाम चलता है, मिनरल पायराइट भी बोलते हैं इसको अपन, मिनरल पायराइड होता है, इसको आयरन पायराइड भी बोलते हैं, ठीक है। आयरन डाइसल्फाइड भी कहलाता है, ठीक है। आयरन डाइसल्फाइड के फॉर्म में भी ये हो सकता है, ये मोस्ट अबंडेंट सल्फाइड होता है, मिनरल जितने सल्फाइड है ना, सबसे अबंडेंट यही होता है, तो याद रखना भाई, आयरन सल्फाइड हमारा फूल्स गोल्ड कहलाता है, इसको अच्छे से याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच इज नोन एज द फूल्स गोल्ड, ये तो हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है, मेन कंपोनेंट ऑफ द सीमेंट,
सीमेंट का जो सबसे पहले आया था फार्मूला वो पोर्टलैंड सीमेंट का था। किसका था? पोर्टलैंड सीमेंट का था। अब बात ये आती है कि सीमेंट में सबसे मेन कौन होता है। हमें पता है सीमेंट में भाई एल्यूमिना भी होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी होता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है, सब सिलिकेट वगैरह, मैग्नीशियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये सब होते हैं। लेकिन जो ऑप्शन है उसका आंसर देना भाई। इसमें मेन कंपोनेंट क्या होता है? अगर आयरन ऑक्साइड तो नहीं रहता भाई, आयरन रहता तो ऊपर की छत में पर लोहे के रॉड काय को डालते, जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। एल्यूमिना, एल्यूमिना, एल्यूमिना हो सकता है आंसर, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है मेन कंपोनेंट, तो मेन कंपोनेंट हमारा सिलिका होता है, सैंड, ये सबसे मेन होता है। तो इसका जो आंसर हमारा सी सही है। चारकोल कभी हो नहीं सकता, ये हो, हाँ ये आंसर हमारा 30% करेक्ट है भैया, ये 70%। मोस्ट करेक्ट जो आंसर है हमारा सिलिका सैंड हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। तो इसको अच्छे से याद रखोगे। तो ये भाई अपन ने 10 क्वेश्चंस जो थे उनको डिस्कस किया। नंबर छोटा सा है, ये मान के चलो। आपको लग रहा होगा बताओ क्या मतलब 10 क्वेश्चंस हैं, इतना बड़ा लेक्चर हो गया ये। अरे नहीं भाई, दिस इज नॉट 10 क्वेश्चन, दिस इज 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या है? हमारे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप ये देखेंगे इन इससे क्वेश्चंस आपको छपे मिलेंगे, आप पेपर में क्वेश्चन मिल सकता है बिल्कुल आपको। तो ये जो सीरीज है इससे लगातार जुड़े रहें, लगातार हम आपको नए नए क्वेश्चंस लेके आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चंस प्लस स्टडी इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन। भाई हमें ऐसा लगता है थ्योरी लगातार पढ़ाई जाती है ना तो हम बोर हो जाते हैं। तो हम अगर क्वेश्चंस करते हैं ना तो हमें पुराना थोड़ा सा माइंड पर प्रेशर भी आता है, और जब आप पे नहीं बनता है तो आपके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करा देते हैं। तो आपकी मेमोरी में बहुत अच्छे से अंदर जाके, परमानेंट मेमोरी में वो जाके क्या करता है? बैठ जाता है। तो जब आप एग्जाम में दोगे सही हो जाता है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस रहते हैं। सीमेंट जो रहता है सिलिका, एल्यूमिना, ठीक है, लाइम, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशिया, ये सब हो सकते हैं। लेकिन सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट जो होगा हमको ध्यान रखना है, सिलिका आंसर लगाओगे। आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब आंसर सही थे अगर ऑल होता। आल तो नहीं है भाई यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर जो लगाएंगे हम क्या लगाएंगे? सीधा सीधा हमारा सिलिका इज द राइट आंसर। ओके, तो इन सभी चीजों को देखो। नॉन फार्मा जो पार्ट है मैं आपको बताऊं, नॉन फार्मा पार्ट आपको 10th लेवल तक का अच्छे से, स्पेशली 9th और 10th लेवल जो होता है हमारा एनसीईआरटी लेवल की जो साइंस होती है ना, जितनी उसमें बायोलॉजी दी है, जितनी उसमें बॉटनी, जूलॉजी दी है, जितनी भैया उसमें फिजिक्स दी है, और जितनी उसमें केमिस्ट्री दी है, उतना ही करना है आपको। उतने से ही क्वेश्चन बनते हैं सभी एग्जामों में। आप यूपीएससी के भी पेपर देख लो ना तो उसी लेवल का केमिस्ट्री आता है। तो हमारे लिए तो इतना टफ नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है? हम वही लेवल आपको कराएंगे पूरा। और ये सीरीज से आप लगातार जुड़े रहें और रेगुलरली आप स्टडी करते रहें। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।